स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसका क्रक्स हम जान लेंगे कि आज ये एक्चुअली एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम FCRA एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपफ्रंट दो बातें हमें सीखनी है। ये एक्ट बात करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में, लेकिन यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात नहीं होगी, यहाँ हॉस्पिटैलिटी की भी बात होगी। तो FCRA कंसेप्ट में हम टू कंसेप्ट्स समझने की कोशिश करते हैं। एक है कंट्रीब्यूशन और दूसरा है हॉस्पिटैलिटी। ठीक है बेटा, देखो बच्चों, हर कंट्री का एक काम है, एक ड्यूटी है। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री, उसका काम है कि देश की सुरक्षा करना और फॉरेन इंटरफेरेंस से अपनी कंट्री को बचाना। एक कंट्री के ऊपर, एक डेमोक्रेसी के ऊपर अलग अलग लेवल की थ्रेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि ये मेक श्योर करना कि इंडिया के ऊपर, हमारे देश के ऊपर किसी भी तरह की थ्रेट है तो उसे ओवरकम किस तरीके से करना है। देखो दोस्तों, हमारे देश में ना ये इतिहास रहा है कि कुछ चंद लोगों की गद्दारी की वजह से हमें कई 100 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी है। ठीक है, कुछ लोग इंडिया में ऐसी पोजीशंस होल्ड करते हैं या उनके कंट्रोल में कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो देश के दुश्मनों के साथ मिल जाएं या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ मिल जाएं तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे लोगों को चेक करने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी इंडिया की तरफ इंश्योर करने के लिए ये एक्ट अपना रोल प्ले करता है। ये एक्ट कहता है कि सेक्शन 3 में, ये सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट में एक लिस्ट दी गई है। ठीक है बेटा, इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम आ गया वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फॉरेन सोर्सेज से पैसा नहीं ले सकते इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। और सेक्शन 6 ये कहता है कि वो बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्ट का नाम जरूर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, इसमें हम हॉस्पिटैलिटी की भी बात कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इन टर्म्स ऑफ मनी यानी डोनेशन, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? फैसिलिटीज। फैसिलिटीज कैसे? जैसे बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जो वर्ड यूज किया FCRA में, रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज किया, और कंट्रीब्यूशन के लिए वर्ड यूज किया प्रोहिबिशन। ये दोनों वर्ड्स का अंतर भी आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि प्रोहिबिशन में क्या फर्क है, प्रोहिबिशन का क्या मतलब है और रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है। कि जब पूरी तरीके से रोक लगानी है तो लॉ में प्रोहिबिशन वर्ड यूज किया जाता है, और जब आपको एक रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई जाती है, यानी आप वो काम कर सकते हो लेकिन पूछ के कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे हम पढ़ते हैं कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन इज प्रोहिबिटेड, यानी वहां पे आप वो काम कर ही नहीं सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो वर्ड यूज किया गया सेक्शन 3 में, वो प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया गया। और सेक्शन 6 में जब हम हॉस्पिटैलिटी वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन वर्ड, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया गया। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सेक्शन 6 में लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके हॉस्पिटैलिटी लें। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ लोगों को अप्रूवल नहीं देगी तो वो हॉस्पिटैलिटी फॉरेन सोर्स से नहीं ले सकते।
यहाँ पे एट दिस पॉइंट फॉरेन सोर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब फॉरेन कंपनीज भी होता है बेटा, कॉरपोरेशंस भी होता है और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी होता है। तो कोई भी फॉरेन सोर्स जो इंडिया में बैठे हुए की पोजीशंस होल्ड करते हैं उनको किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट ना दे पाए, इंड्यूसमेंट जानते हो, लालच ना दे पाए या किसी तरीके से उनकी हेल्प ना कर पाए, सो दैट उन लोगों को इंडिया के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना पड़े। तो ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। यहां पर दोस्तों मैं आपके साथ एक सेक्शन लिस्ट डिस्कस करना चाहता हूं। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा ध्यान देंगे, बेटा जो भी फेस टू फेस स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पे हमने आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है, जो आज की क्लास का सेक्शन ऑफ द क्लास है वो है सेक्शन 9। ठीक है बेटा, सेक्शन 9 आज हमने मेनली करना है, लेकिन हमें सेक्शन 3, सेक्शन 6 और सेक्शन 11 का आइडिया क्या है ये भी हमें जानना है। ठीक है बेटा, तो सेक्शन 3 में वो लोग कौन कौन से हैं उनकी एक बारी मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। सबसे पहले कि वो लोग हैं कौन कौन। ये लिस्ट आप सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी कॉपी में आप लिस्ट बना लेंगे। सेक्शन 3, 6, सेक्शन 11 और सेक्शन 9। सेक्शन 9 को आज की क्लास में हम डिटेल में करेंगे, बाकी इन तीनों सेक्शंस को हम एक आइडिया इनका ले लेंगे। ठीक है, प्रोहिबिशन सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सेक्शन 6 है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करे। और कंट्रीब्यूशन के केस में वर्ड यूज किया गया प्रोहिबिशन। एक बारी मैं आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4, 5 और 6 का आइडिया, सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 11 का आइडिया देना चाहता हूं। पहले सेक्शन 3, 6, 11 का आइडिया लेने के बाद सेक्शन 9 को हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में ये लिस्ट दी गई है, जरा इस लिस्ट को गौर से देखिए। कौन कौन लोग हैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ठीक है बेटा, कॉरस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर। ठीक है, आप इस लिस्ट को देखिए। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयरऑफ, यानी ये सभी लोग की पोजीशंस होल्ड करते हैं। क्लॉज सी के अंदर वर्ड यूज किया गया पब्लिक सर्वेंट। ध्यान से पढ़िए इस वर्ड को बेटा, देखिए, यानी इस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में वो सभी लोग आ गए जो जिनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है कि कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हो, सोचो, और उनके पास किस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसे लोग किसी भी फॉरेन सोर्स से किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन ना ले पाए। ठीक है बेटा, तो इन लोगों पे प्रोहिबिशन है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 प्रोहिबिट्स। आज हमें सेक्शन 3 का, 6 का, 11 का बस एक आइडिया लेना है। यूज जनरली आपसे कोई पूछे कि सेक्शन 3 क्या है, यू मस्ट बी एबल टू आंसर कि सेक्शन 3 क्या है इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है बेटा, तो सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स सम पर्सन्स टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। और इसी तरह सेक्शन 6 का भी आइडिया मैं आपको एक बारी देना चाहता हूं। ठीक है, फिर सेक्शन 4 का भी जिक्र करना पड़ेगा एक बारी के लिए। पहले सेक्शन 6 क्या प्रोवाइड करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, फैसिलिटीज। ध्यान देंगे बच्चे आप, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या बताया आपको, फैसिलिटीज। फैसिलिटीज कैसे, ट्रैवल करना, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारी कंट्री में आओ, ट्रैवल करो, हम आपके घूमने फिरने का, ठीक है, वहाँ के नज़ारे देखने का, वहाँ के होटल्स को एंजॉय करने का, वहाँ पे बार है, होटल्स हैं और
डिफरेंट टाइप्स के एंटरटेनमेंट्स हैं, वो आप सब एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को लेके आइए, छुट्टियां बताइए। ठीक है बेटा, सारी फैसिलिटीज, ट्रैवल हो गया, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो इन सब पर रिस्ट्रिक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, नो मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर और ऑफिस बेयरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और जज or government servant or employee of any corporation or any other body owned or controlled by the government shall, while visiting any country or territory outside India, except ये टंग ट्विस्टर दो वर्ड्स यूज किए एक साथ, एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन, यानी ये लोग जिनका जिक्र सेक्शन 6 में हुआ है, लगभग ये सभी लोग सेक्शन 3 में भी इंक्लूडेड हैं। इन सब का जिक्र हुआ है सेक्शन 6 के अंदर कि ये लोग जब इंडिया से बाहर जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? क्लियर है? मैंने बोला सिर्फ मैंने आइडिया देना है कि आपको आज की क्लास के बाद ये समझ आना चाहिए बच्चों कि सेक्शन 3 क्या है, 6 क्या है, 11 क्या है, और 9 को तो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात की नहीं आई? यहां पर सबसे पहले सेक्शन 3 और 6 को करने के बाद अगला काम हम करते हैं, सेक्शन 11 के आइडिया को समझ लेते हैं। सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, यानी सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, जैसे जो किसी डेफिनेट कल्चर को, किसी एक्टिविटी को, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, किसी सोशल कॉज को सर्व करते हैं, वो लोग अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि अच्छा, अगर आप कोई संस्था चला रहे हो, जैसे आप गरीबों की मदद कर रहे हो, आप विडोज को हेल्प कर रहे हो, ओल्ड एज को हेल्प कर रहे हो, या आप जो भी किसी एरिया के अंदर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन हैं उनको आप फूड दे रहे हो, या किसी भी सोशल कोज को आप फंड कर रहे हो, तो आप किसी भी फॉरेन सोर्स से फंडिंग ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 में क्या बताया हमने बेटा? प्रोहिबिशन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर क्या है बच्चों? प्रोहिबिशन है कि कुछ लोग, कौन है वो लोग? एक लिस्ट दे रही। समझ में बात की नहीं है? अब यहां पे निश्चित बेटा एक बात ध्यान से सुन। ठीक है बेटा, अगर गवर्नमेंट इन लोगों के अलावा कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, और हो सकता है कि यहां पे फॉल ना कर रहा हो, बोलो हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? अच्छा, समझ लो, वेरी गुड। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो सेक्शन 6 ने कवर नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट उसको रोकना चाहती है हॉस्पिटैलिटी लेने से, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आप अगर आप नहीं एग्री करते तो आप मेरे को बेटा बताना, यशिका तुम भी बेटा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता कि अगर एक पर्सन सेक्शन 3 की लिस्ट में फॉल नहीं करा, ठीक है, या एक पर्सन सेक्शन 6 की लिस्ट में फॉल नहीं करा, उसको हॉस्पिटैलिटी से रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, या उसको कंट्रीब्यूशन लेने से रोकना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है, तो यहां पे बच्चे ये बात याद रखना। ठीक है, यानी सेक्शन 11 में अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुछ एंटिटीज को रजिस्ट्रेशन करवाना है जिनका कोई डिफाइंड कल्चर है, सोसाइटी सोशल कोज करते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अलावा चाहती है कि ये भी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी?
ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं है बेटा? आपके बेटा कोई भी डाउट है अगर आप, तो आप मैसेज में कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज मुझे यहाँ टाइप करके कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आए समझने में। हाँ जी बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ निश्चित ध्यान से सुन सेक्शन 11 के बारे में बेटा, कि सेक्शन 11 ने बताया कि एक स्कोप दे दिया कि ये एक्टिविटी तुम कर रहे हो तो तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर कर ले लो, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर सकती है कि बाहर से पैसा कहां आ रहा है और वो पैसा कहां लग रहा है। कहीं वो पैसा सोशल कॉज के लिए मंगवा के कहीं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी उन लोगों को। तो इसीलिए कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि तुम ये फलानी एक्टिविटी कर रहे हो तो अपने आप को गवर्नमेंट के साथ क्या करवाओ, रजिस्टर करवाओ, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी संस्थान जो सेक्शन 11 की लैंग्वेज की वजह से उसमें फॉल नहीं कर रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ये भी रजिस्ट्रेशन करवाए, इज इट पॉसिबल और नॉट अकॉर्डिंग टू यू? बताओ, पॉसिबल है? तो इन सब पॉसिबिलिटीज का तोड़ है सेक्शन 9, ठीक है बेटा, समझ में यही बात की नहीं है। तो मैंने आज की क्लास शुरू करने से पहले यशिका बेटा ये आपको बताया था कि आज की क्लास करने के बाद इन चारों सेक्शंस का लिंक एस्टेब्लिश करना आपको आ जाएगा। तो सेक्शन 3 में हमने, किसी ने कुछ पूछा है मेरे ख्याल से, कुशाल चोपड़ा, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6 में डिफरेंस एक बार फिर से बता दो प्लीज। अच्छा, बता देते हैं बेटा, सेक्शन 3 और सेक्शन 6 में, अच्छा करा आपने यहीं पे पूछ लिया इसको। देखो बेटा, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, आर्मी में मेजर जनरल हूं, या मैं जज हूं, ठीक है, तो मैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कैश में पैसा लेना चाहता हूं तो मैं सेक्शन 3 में फॉलो करूंगा, ठीक है बेटा। मैं इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में, मैं मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, यानी आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट मेरे पास है, और मेरे को दुबई की गवर्नमेंट दुबई में घूमने के लिए बुला रही है, तो क्या मुझे जाना चाहिए? अगर मैं जाना चाहता हूं, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो मुझे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये मैं कोई भी पब्लिक सर्वेंट हूं, ठीक है बेटा, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर फैसिलिटीज को लेना चाहता है बेटा, बोर्डिंग, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, किसी भी तरह की फैसिलिटीज को एंजॉय करना चाहता है, या उसे कोई बीमारी है उसका इलाज करवाना चाहता है फॉरेन हॉस्पिटल्स में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर वो ये फैसिलिटीज एक्सेप्ट कर सकता है। आप बेटा ये कुशाल ये बात याद रखना कि दीज फैसिलिटीज आर नॉट प्रोहिबिटेड, rather they are restricted. You can enjoy if you are a public servant, if you are a judge in any court in India, you can enjoy these facilities by taking prior approval from the central government. तो आपने पूछा सेक्शन 3 और 6 के आइडिया को, एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पढ़ लेता हूं। सेक्शन 3 में बेटा कंट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट किया गया है, यानी ये सब लोग पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, पूछ के भी नहीं कर सकते। अगर आप जज हो, पब्लिक सर्वेंट हो, किसी इलेक्शन में कैंडिडेट हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बियरर हो, यानी आप उस लिस्ट में फॉल करते हो, सेक्शन 3 की लिस्ट में फॉल करते हो, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है, अप्रूवल लेके भी नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब मना है। लेकिन फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज का जिक्र किया है सेक्शन 6 में,
और उसके लिए कंबाइंड वर्ड यूज कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी। तो उस हॉस्पिटैलिटी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 6। ठीक है बेटा, तो सेक्शन 3 में एक बार आ जाओ, इस लिस्ट पे दोबारा से आ जाओ बेटा। सेक्शन 3 में हमने बात करी है प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 6 में बात करी है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, और सेक्शन 11 में हमने बात करी है रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए खुद से पूछ रहा हूं, उसका खुद ही जवाब दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपको पूछना चाहिए था, आप क्योंकि पढ़ रहे हैं आप, आपके मन में सवाल आना चाहिए था ये। लेकिन अगर आपके मन में सवाल नहीं आया तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद से पूछ रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब है सेक्शन 4 के अंदर। ठीक है, तो इस लिस्ट में हम सेक्शन 4 को भी शामिल कर लें तो ये लिस्ट और भी, ये आइडिया और भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सर क्या मतलब है इसका, इस बात का कि देखो कि अगर मान लो मैं किसी फॉरेन सोर्स से पैसा ले रहा हूं, या तो मैं प्रोहिबिटेड हूं, सेक्शन 3 ने मुझे कहा प्रोहिबिटेड है, कुछ लोग तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 11 कहता है कि कुछ लोग ले सकते हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो सर क्या आइदर आई कुड बी प्रोहिबिटेड या फिर मैं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखो भाई, जो लोग सेक्शन 3 में आ गए वो तो प्रोहिबिटेड है, और कुछ लोग सेक्शन 11 में फॉल कर गए। ठीक है बेटा, तो जो लोग सेक्शन 3 में भी नहीं आए, सेक्शन 11 में भी नहीं आए, वो लोग ले सकते हैं, बड़ी खुशी से लें, हमें कोई मतलब नहीं है। वो लोग कौन है? सेक्शन 4 वाले लोग हैं। तो सेक्शन 3 की भी लिस्ट आपको याद रखनी है, सेक्शन 4 की भी लिस्ट आपको याद रखनी है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान लो किसी फॉरेन कंपनी में आप एम्प्लॉई हैं तो आप सैलरी लेंगे। आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए या फॉरेन गवर्नमेंट के लिए फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आपको आपकी सर्विसेज के लिए पैसा मिलेगा। आप देखो भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको अपनी जो भी आपका बायर है फॉरेन कंट्री में बैठा है तो आपको पैसे देगा कि नहीं देगा? तो फॉरेन सोर्स है कि नहीं है? लो आप, कोई चक्कर नहीं है। तो सेक्शन 4 के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 3 के लोगों के ऊपर प्रोहिबिशन है, सेक्शन 4 के लोगों के ऊपर कोई, आप एम्प्लॉई हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, एंटी इंडिया एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, आप जैसे मर्जी पैसा लो, जितना मर्जी पैसा लो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? लेकिन एक सिचुएशन के बारे में जो सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए बच्चों कि ये जो बोर्ड के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सेक्शन 11, ये 9 की आप हेडिंग को पढ़िए। अब आज की क्लास में जो मेन सेक्शन करना है वो हमने करना है सेक्शन 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा। अब एटसेट्रा में क्या आता है? हॉस्पिटैलिटी भी आती है। इन सर्टेन केसेस, वो सर्टेन केसेस कौन कौन से हैं? ठीक है बेटा, यानी एक आदमी को रोकना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, लेकिन सेक्शन 3 में नहीं आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर यहां पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद को एम्पावर किया है सेक्शन 9 के अंदर कि कोई माइका लाल अगर सेक्शन 3 में फॉल नहीं कर रहा और उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मुझे प्रोहिबिट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 9 में ही पावर है। कोई पर्सन अगर सेक्शन 6 में फॉल नहीं हुआ और उसे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से रोकना है तो वो सेक्शन 9 में गवर्नमेंट के पास पावर है। और जिस आदमी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और गवर्नमेंट चाहती है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से पहले, तो सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। तो आई होप आपको यहां पर इन 5 सेक्शंस का आइडिया, एक जनरल आइडिया आ गया है। अब आप पढ़ेंगे और कोई भी डाउट अगर आपके उसमें होगा तो आप मुझे पूछेंगे बेटा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है बेटा। मेरा यहाँ पे नंबर भी दिया है, जो भी स्टूडेंट्स अगर जो दूसरी ग्रुप में दूसरी क्लास में बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान देंगे कि मेरा नंबर है
ठीक है, मैं आपके इंस्टीट्यूट के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड कर दूंगा, या आप में से जो भी बच्चे मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं शामिल कर लूँगा। वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे इस अगर ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा आप में से ओनली, ठीक है। कुशाल, आई थिंक आपको आपका डाउट क्लियर है बेटा, प्लीज़ कंफर्म फास्ट। अगर आगे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, मैं सेक्शन 9 का आइडिया आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, शाबाश बेटा, ठीक है। तो सेक्शन 9 बेटा, इससे जो अगली क्लास होगी, ये भी बात सुन लीजिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 11, 6, 9 से रिलेटेड जितने भी बेटा क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आज तक, वो सभी क्वेश्चन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास को ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही भेज दूंगा, ठीक है, और क्लास में उनके आंसर्स को डिस्कस करूंगा कि उनके परफेक्ट आंसर किस तरीके से लिखे जाने चाहिए, और उसका पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो आप कोशिश करना कि उनको लिखने की कोशिश करना, और फिर मेरे सैंपल आंसर से चेक करना। तो अगली क्लास में जो कि होगी कल सेम टाइम पर, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके पहले घर से आएंगे, फिर मेरे साथ वेरीफाई करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 9 के आइडिया की तरफ। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एटसेट्रा इन सर्टेन केसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है बेटा, क्लोज ए बी सी डी पढ़ना है आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट, ठीक है, एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आई थिंक मक्खन की तरह समझ में आना चाहिए। कोई पर्सन अगर सेक्शन 3 में फॉल नहीं कर रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे वर्ड है, देखो ओपनिंग लाइन में मे वर्ड यूज किया है कि कोई पर्सन अगर सेक्शन 3 में फॉल नहीं किया तो अभी भी गवर्नमेंट उसको रोक सकती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से। बी क्लोज पढ़िए, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6, कि कोई ऐसा पर्सन या ऐसे क्लास ऑफ पर्सन जिसको सेक्शन 6 में शामिल करना हम भूल गए हैं या नहीं कर पाए किसी भी कारण से, अब चाहते हैं कि वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी हमसे पूछ के ले, तो उस आदमी के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। क्लोज ए क्लोज बी, बोलो समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ेंगे क्लोज सी, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या था कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था, ठीक है, मतलब ऐसा पर्सन या ऐसे क्लास ऑफ पर्संस जो सेक्शन 11 में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 11, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड as to the amount of any foreign contribution received by such person or class of persons as the case may be, and the source from which and the manner in which such contribution was received and the purpose for which the manner in which such foreign contribution was utilized। क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन उनका था नहीं, और उन लोगों ने किस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया, कहाँ लिया, किससे लिया, कैसे खर्च किया, किसको पैसा दिया, वो सारी डिटेल फर्निश करेंगे, इंटीमेशन करेंगे। समझ में ये बात की नहीं? तो सेक्शन 11 में, क्योंकि 11 का ऑब्जेक्टिव क्या है, 11 का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो FCRA एक्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको ट्रैक कर पाए सेंट्रल गवर्नमेंट कि किससे पैसा ले रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसने किसी फॉरेन सोर्स से पैसा ले लिया, क्यों लिया, कब लिया, कितना लिया, कहां खर्च किया, इसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी को करनी है। सेक्शन 11 ये कह रहा है
क्लोज सी। ठीक है बेटा। क्लोज डी क्या कहता है? विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में जो लिखा है वो तो ठीक है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में ये लिखा है कि किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन दैट सबसेक्शन टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। अब जो लोग सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में नहीं आते उनको भी प्रायर परमिशन लेनी चाहिए, यानी उनको भी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सो दैट दे कुड एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ए बी सी डी। E. Require any person or class of persons not specified in section 6 to furnish intimation within such time and in such manner। यानी अगर जो लोग सेक्शन 6 में फॉल नहीं हुए, ठीक है, सुनो ध्यान से बात बेटा, तो वो लोग फ्री हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से। लेकिन गवर्नमेंट को किसी पर्सन पे शक है कि ये आदमी फॉरेन कंट्री में घूमने गया था और ये आदमी का फंडिंग किसी एक संस्था ने की थी या किसी गवर्नमेंट ने की थी, और वहां जाके ये कोई ट्रेनिंग लेके आया है, बम फोड़ने की ट्रेनिंग लेके आया है, या टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने की ट्रेनिंग लेके आया है, या एंटी इंडिया एक्टिविटी में इंडल्ज है और वहां से ये ट्रेनिंग लेके आया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जानना चाहती है कि किसने उसको बुलाया था, कहाँ ये रहा, और वहां रहने का पैसा इसके पास कहां से आया, उसकी इनकम कितनी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितना वो पढ़ा लिखा है, क्या वो काम करता है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 9 क्लोज ई के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्सन से सीख कर सकती है। बेटा समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं ये चाहता हूं, मैं एक बात चाहता हूं कि मैं ये लेक्चर की थोड़ा सा पॉज करूं, ठीक है, और आपको टाइम दूं 2 मिनट के लिए, ताकि आप ए बी सी डी ई, तो मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहता हूं ताकि आप ए बी सी डी ई को अच्छे से पढ़ लें और अपना कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर लें। तो ए बी सी डी ई को मैं 2-4 मिनट दूंगा आपको, फिर इसकी एक प्रोविजन है बेटा, फिर इसकी क्या है, एक प्रोविजन है, और वो भी हम पढ़ लेंगे। इसके बाद सेक्शन 9 भी क्लियर है। तो आज की क्लास को अटेंड करने के बाद, जब आप आज की क्लास को करके उठें, तो बच्चे आपको ये 5 सेक्शंस का आइडिया क्लियर हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। लेकिन खाली क्लास करने से काम नहीं बनेगा। तो सभी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं बात समझाना चाहता हूँ बेटा, जो भी बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। बच्चों आप लोग इस सारी क्लास को घर जाके, इस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इस क्लास को दोबारा से सुनना, और जो भी आपके डाउट्स हों वो लिख लेना और मुझसे पूछना बेटा। आपके स्टडी मैट को पढ़ना, जो भी आप मटेरियल आपको दिया है उसको पढ़ना, और फिर जो क्वेश्चन मैं सेंड करूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे आंसर्स के साथ अपने क्वेश्चंस को आपने सेल्फ चेक करना है, और वहाँ फिर से कोई डाउट आए तो वो पूछना है। ठीक है बच्चे? तो अभी मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग एक बारी क्या करो, इन सभी 5 के 5 क्लोजेस को एक बारी ध्यान से दोबारा से देख लीजिए बेटा। तो 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा यहाँ। हाँ जी बताइए बेटा, आपने पढ़ा, मैंने आपको 2 मिनट दिए पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए अब हम फटाफट इसकी प्रोविजो है बेटा एक, वो हम पढ़ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोहिबिशन और रिक्वायरमेंट शैल बी मेड अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट में जो आदमी आ गया, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने विरोधियों को तंग करता है, परेशान करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर पे चेक लगा दिया है प्रोविजो करके, यानी ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की अनलिमिटेड नहीं है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को प्रोहिबिट कर रही है जो सेक्शन 3 में नहीं है, किसी पर्सन को परेशान कर रही है जो सेक्शन 11 में फॉल नहीं कर रहा, किसी पर्सन को सवाल पूछ रही है जो सेक्शन 6 में फॉल नहीं कर रहा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रीजन देना होगा, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं प्रोविजो के अंदर कि इन बेसिस पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को तंग कर सकती है। ठीक है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी को रिस्ट्रिक्ट करेगी या किसी को प्रोहिबिट करेगी,
तो किन कारणों की वजह से करेगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की स्वतंत्रता और अखंडता पे कोई खतरा है, किसी पर्सन भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे डेंजर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन 9 को एक्टिवेट करेगी। यानी लगेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, या लगेगा फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, किसी भी गवर्नमेंट की इलेक्शन हो रहे हैं और वो इलेक्शंस की फेयरनेस, मैं किसी कैपिटल का या किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा बेटा, नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट के इलेक्शन हो रहे थे और इतनी सारी वाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पकड़ी थी, लिकर पकड़ी थी, और वो लिकर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो उतनी सारी लिकर डिस्ट्रीब्यूट करने का पैसा किसके पास आया? तो फ्री इलेक्शन हो सके, फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, यानी इस बेसिस पे किसी को रोक सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, यानी भारत में रिलीजियस, सोशल, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक और रीजनल ग्रुप्स, कास्ट और कम्युनिटीज के अंदर हार्मनी रहे, वो लोग भारत में शांति व्यवस्था बना के रखे, दंगे फसाद ना करें। इन सब पॉइंट्स को लेके, यानी इन पॉइंट्स को बेस बना के सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सेक्शन 9 की पावर यूज कर सकता है। यानी सेक्शन 9 के अंदर सेक्शन 3 की भी पावर दे दी, सेक्शन 6 की भी पावर दे दी और सेक्शन 11 की भी पावर दे दी, है ना, पावरफुल सेक्शन 9। लेकिन सेक्शन 9 की पावर जब भी गवर्नमेंट यूज करेगी तो गवर्नमेंट को कुछ बेसिस दिए, भाई इन बेसिस पे यूज करोगे, अनलेस अनटिल ये बेसिस हिट नहीं होते तो किसी शरीफ आदमी को, किसी आपके एंटी को तंग या परेशान नहीं करोगे आप। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर किसी को तंग किया जा रहा है, किसी को, तो ये इस सेक्शन 9 की प्रोटेक्शन भी आप ले सकते हो। आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो कि देखो जी मेरे को बेवजह गवर्नमेंट तंग कर रही है, ठीक है, तो ये बाकी लोगों के लिए एक राइट भी है सेक्शन 9, और सेक्शन 9 गवर्नमेंट को एक जबरदस्त पावर भी दे रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा बेटा। ये, और कोई भी आपका डाउट है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जो आज का मेरा टारगेट था बेटा वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो कोई भी आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है।